प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज जी डिस्कॉम को जो निजीकरण के हाथों सौंप रहा है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, 19 जुलाई सन 2000 को राजस्थान के बिजली बोर्ड को तोड़ करके और घाटे का हवाला देते हुए 5 कंपनियों में विभाजित किया था। और उसके बाद से लगातार जो घाटा है वो उस समय पर 600 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ करके 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और इन 20 सालों के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरण किए गए, लेकिन एकमात्र विद्युत विभाग ऐसा रहा जहां पर कंपनियों का हवाला देते हुए एक निगम से दूसरे निगम में कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए गए। जो 20 साल का जो समय था वो 19 जुलाई 2020 को पूरा हो चुका है। और इस 20 सालों में लगातार जो कंपनियों का जो घाटा है वो लगातार बढ़ता रहा, और इस घाटे का जो बढ़ने का जो कारण है वो मिसमैनेजमेंट रहा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय राज्य सरकार से निवेदन है कि पुनः इन बिजली कंपनियों को तोड़ करके और पुनः विद्युत बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि हम घाटे के ऊपर कंट्रोल कर सकें। साथ ही साथ जो कर्मचारियों की आज जो ज्वलंत समस्या है, जो 20 सालों से अपने घरों से दूर नौकरियां कर रहे हैं, वो भी कम से कम अपने घर पहुंच करके और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ निगम की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकें। आए दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की जा रही है, इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, विद्युत विभाग है वो डायरेक्ट जनता के संपर्क में है, और जनता को जो सुविधाएं विद्युत निगम के जो कर्मचारी हैं वो दे रहे हैं। लेकिन आज विद्युत है जो एक तरीके से मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है प्रत्येक व्यक्ति की, तो उसमें मूलभूत आवश्यकताओं में जनता कटौती स्वीकार नहीं करती। लेकिन किन्हीं कारणों से, या हम ये समझे कि भाई सिस्टम में कुछ खामियां हैं, या आज की डेट में जो कंज्यूमर उपभोक्ताओं की जो समस्या निवारण का जो कार्य है वो कहीं न कहीं एफआरटी को, निजीकरण के तहत एफआरटी को दिया हुआ है। वो एफआरटी समय पर कर्मचारियों की, उपभोक्ताओं की समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जनता में आक्रोश है, और उस आक्रोश के तहत वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही ये समझते हैं कि भाई इन्हीं की खामी की वजह से हमारी समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज विद्युत के लगभग 70% कार्य निजी ठेकेदारों के द्वारा या निजी फर्मों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है माननीय उपभोक्ताओं से कि जितना हो सकता है उतना हम भरसक प्रयास करते हैं। हमारा प्रत्येक कर्मचारी जनता के प्रति समर्पित है, सरकार के प्रति समर्पित है। वो 24 घंटे लगातार दौड़ करके और आपको 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करवाने के लिए सदैव तत्पर है। आगामी 11 अगस्त को आपका क्या प्रोग्राम रहेगा जयपुर में? आगामी 11 अगस्त को राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों के कर्मचारी इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र नीति बनाने, साथ ही निजीकरण को रोकने, बिजली फ्री देने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने, साथ ही हमारे जो कोरोना में लगभग 116 साथी शहीद हुए उनको 50 लाख रुपए देने, साथ ही और अन्य कुछ समस्याओं को लेकर के विद्युत भवन का घेराव करेंगे। यदि राज्य सरकार समय रहते हमारे संगठन से वार्तालाप नहीं करती है या कर्मचारियों की समस्याओं को निगम प्रशासन नहीं सुनता है, तो हमें मजबूर होकर के इससे भी बड़ा कोई उग्र आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद। भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ जी को नमन करते हुए, सरदार शहर की पावन धरा को नमन करते हुए, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान अनिल जी चलका, हमारे जिले के संरक्षक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भाई महावीर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और आप सभी के दिलों की धड़कन आपके जिलाध्यक्ष श्रीमान मोहसिन जी, आपके महामंत्री माननीय जयनारायण जी, समस्त तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे प्रभावित किया भाई संचालनकर्ता भाई मुरारी लाल जी,
एवं भिन्न भिन्न उपखंडों से पधारे हुए मेरे ऊर्जावान साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हालात आप लोगों से छुपे नहीं है। जिस प्रकार की रणनीति आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है। साथियों, आपने वो समय भी देखा होगा कि 2012 से पूर्व में किस प्रकार एक तकनीकी कर्मचारी को हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन आपकी ताकत और हमारी ताकत ने मिलकर के हमारे साथ में जो भेदभाव किए जा रहे थे, चाहे वो छुट्टियों के मामले में हो, चाहे वो प्रमोशनों के संदर्भ में हो, चाहे वो ग्रेड पे के संदर्भ में हो, हर प्रकार के शोषण से हम सब लोगों ने एकजुट होकर के एक ताकत से मिलकर के और सरकारों से हमने लड़ाइयां लड़ी, और उस लड़ाइयों की बदौलत आज हम इस विद्युत निगमों में पिछले 8 साल में तकनीकी कर्मचारियों की 10 मांगों को पूरा करवा चुके हैं। साथियों, ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, ये आपके विश्वास और आपकी और हमारी मिलकर के जो ताकत है उसका परिणाम। अब जब 19 जुलाई 2000 को हमारे विद्युत मंडल को तोड़ करके 5 बिजली कंपनियों में विभाजित किया गया, तो उस समय पे हमारे विभाग के ऊपर 600 करोड़ रुपए का घाटा था, और ये कह करके हमारे विद्युत मंडल को तोड़ा गया कि एक राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है और उसको जयपुर में बैठे बैठे अधिकारी नहीं संभाल पा रहे। हमें साथियों 5 कंपनियों में तोड़ा गया। 20 वर्षों के लिए करार किया गया कि 20 वर्षों तक हम इन कंपनियों के तहत काम करेंगे, लेकिन साथियों उन 20 वर्षों के दौरान हमारा जो घाटा था वो 600 करोड़ रुपए से बढ़कर के और 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लगातार जो घाटा है वो बढ़ता रहा। मैं माननीय राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आज इस सरदार शहर की पावन धरा से, कि जब बिजली जो हम खरीद रहे हैं वो 4 रुपए यूनिट में खरीद रहे हैं, और जनता को जब हम बेच रहे हैं तो 9 से 10 रुपए पर यूनिट में बेच रहे हैं। हम लगभग 2 गुनी रेट में बिजली को बेच रहे हैं। फिर किस वजह से घाटा है? हम स्थायी शुल्क के रूप में लगभग एवरेजन पर उपभोक्ता 200 रुपए ले रहे हैं, और आज हमारे उपभोक्ताओं की यदि संख्या का हम आकलन करें तो लगभग 1,50,00,000 उपभोक्ता पूरे राजस्थान में। 1,50,00,000 उपभोक्ताओं से हम 200 रुपए जब ले रहे हैं मीटर किराए के रूप में, जब हम 1 रुपए की बिजली नहीं दे तो भी वो 200 रुपए हमारे स्थायी शुल्क के रूप में आता है कि नहीं आता है साथियों? तो 1,50,00,000 उपभोक्ताओं का 200 के हिसाब से आप काउंटिंग कर लो, अरबों रुपए साथियों हर महीने हम जनता की जेब से निकाल रहे हैं। इस राजस्थान सरकार या निगम का कोई भी अधिकारी यह सिद्ध करके बता दे कि इन कर्मचारियों की वजह से निगम प्रशासन घाटे में है, तो हम स्वतः ही इस विभाग से रिजाइन करके चले जाएंगे। साथियों, जो घाटा है वो किस चीज का है? घाटा है वो है कमीशन खोरी का। हमारे जो मिसमैनेजमेंट का है, जो भी है, जो घाटा है, जितना भी घाटा है वो मिसमैनेजमेंट का है। आज हमारे अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के हमारे निगम को चूना लगा रहे हैं, उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं, और पिछले जो 4 जिले निजीकरण के ऊपर दिए गए, शुरुआत में ये कह करके दिए गए
शुरुआत में ये कह करके दिए गए कि उपभोक्ताओं के ऊपर जो टैरिफ जो लागू होगा वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन साथियों, माननीय गहलोत साहब ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि 2 महीने में बिल आएंगे, लेकिन आज भी इन जिलों में पर मंथ उपभोक्ताओं से बिल लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मीटर लगाए गए हैं, माननीय चलका जी ने बताया, लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक स्पीड से वो मीटर चल रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार का दबाव आ रहा है, हमें ये निजीकरण करना पड़ेगा। साथियों, केंद्र सरकार का दबाव तो ये भी आ रहा है कि अब आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, यहां पे बीजेपी की सरकार आएगी। तो क्या ये केंद्र के कहने से कुर्सियां छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या? जब ये केंद्र के कहने से कुर्सियां नहीं छोड़ रहे, तो केंद्र के कहने से निजीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 जो आया, उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निजीकरण पे देने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। लेकिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां से इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस भेज दिया गया। मैं आज साथियों, ये सिर्फ बहाना है कि केंद्र से दबाव आ रहा है। साथियों, कहीं न कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो आज गर्त में जाने वाला है। आज 6 जिलों का प्रपोजल लाए हैं, कल 16 जिलों का प्रपोजल लाएंगे। और हम आते हैं साथियों कंपनी एक्ट के तहत, और कंपनी एक्ट के तहत कभी भी हमको हमारी नौकरी से निकाला जा सकता है। जिस दिन कंपनी नहीं रहेगी, उस दिन हमारी नौकरी नहीं रहेगी। साथियों, हमें सोचना यह है कि अब हमें लड़ाई किस चीज की लड़नी है। साथियों, हमें अब लड़ाई लड़नी है पुनः बिजली बोर्ड बनाने की। किस चीज की लड़ाई लड़नी है? विद्युत बोर्ड यदि वापस हम बनवाने में सफल होते हैं, और क्यों आज विद्युत बोर्ड की आवश्यकता है? क्योंकि लगातार मिसमैनेजमेंट की वजह से लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है बिजली कंपनियों का। इस वजह से पुनः विद्युत बोर्ड बनाया जाए। और यदि साथियों विद्युत बोर्ड बनता है तो हमारी जो सेवा शर्तें हैं वो कंपनी एक्ट से हट करके और डायरेक्ट राज्य सरकार के अंडर में चली जाएंगी। और यदि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाते हैं तो फिर यदि विद्युत का निजीकरण भी होता है तो हमें किसी अन्य विभाग के अंदर मर्ज करना पड़ेगा। हमें बर्खास्त नहीं कर सकते, हमें घर नहीं बेच सकते। साथ ही साथ यदि विद्युत बोर्ड बनता है तो हमारे जो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की जो मांग है वो स्वतः ही हल हो जाएगी। साथियों, आप 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए। 1 मिनट के लिए आप कल्पना करके देखिए कि यदि हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारे बीवी बच्चों और हमारा क्या होगा। रात को सोते समय 10 मिनट के लिए सोचना कि यदि हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा क्या हाल होगा। आज साथियों, हम उस स्थिति में नहीं है कि किसी अन्य विभाग में जाकर के पुनः नौकरी पालेंगे। आपको पता है साथियों, उधर से केंद्र सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इधर राज्य सरकार भी उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चल रही है। इसलिए आज जो हमें नौकरी मिली हुई है इसको बचानी हमारी पहली प्राथमिकता है साथियों। और उस प्राथमिकता के ऊपर हम कब खरे उतरेंगे? मेरा एक बार सभी साथियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। हम साथियों उसके ऊपर जब खरे उतरेंगे जब हम एक दूसरे के साथ में, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट होते हैं कि एक मैसेज के ऊपर चाहे रात को 12 बजे प्रेमिका बुलाए लेकिन प्रेमी दौड़ करके जाता है, वो देखता ही नहीं है। प्रेमी ये नहीं देखता है कि बरसात है कि सर्दी है कि गर्मी है, कि रात के 12 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं।
साथियों, उसी प्रकार का अटैचमेंट हमें पैदा करना पड़ेगा कि यदि संगठन की तरफ से कोई बुलावा आया है तो किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक मैसेज के ऊपर, चाहे रात को 12 बजे क्यों नहीं बुलाए संगठन, आप लोगों को दौड़ करके आना है, जैसे एक प्रेमिका के लिए एक प्रेमी दौड़ करके जाता है। और यदि वो अटैचमेंट हम सभी साथियों का होता है तो मैं कहता हूं, चाहे इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों नहीं आ जाए, केंद्र की तरफ से चाहे कितना ही प्रेशर क्यों नहीं आ जाए, ये तो 6 जिले बेचने की बातें कर रहे हैं साथियों। 6 इंच जमीन हम इस राजस्थान में से नहीं देंगे। ये विभाग किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें हमारे पुरखों का, हमारे साथियों का खून पसीना लगा हुआ है। और 2007 के बाद से लेकर के लगभग 5000 साथी हमने इस विभाग को बचाने के लिए खोए हैं साथियों। क्यों आज हम इसे बेच जाने देंगे? किसी भी सूरत में साथियों, ये 6 जिलों की बात कर रहे हैं, इनको 6 सब डिवीजन तक हम नहीं बेचने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों नहीं जाना पड़े। मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि संगठन ने जब जब आह्वान किया है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का प्रत्येक कार्यक्रम और टाइम का या प्रकृति का जैसा भी नियम है, कहीं भी प्रोग्राम जरूर निश्चित होता है। 3-4 साल चौंगों का प्रोग्राम था, डूंगरगढ़ का धरना था, रात का 3रा जन्मदिन है जो मैं आप सबके साथ में भाई साहब को जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। तो साथियों, खुशी के साथ साथ जोश भी देखने को मिल रहा है। 2-3 साल में कोरोना काल के कारण संगठन जिस किसी विधि से काम कर पाया, भले वो ट्विटर का ट्रेंड हो, व्हाट्सएप हो, मेल आईडी से लेटरपेड हो, जहां तक संभव हो पाया संगठन सक्रिय था और संगठन पुरजोर काम कर रहा था। लेकिन एक ऐसा संगठन जिसकी मिसाल पूरा राजस्थान के सारे संगठन, कर्मचारी संगठन देते हैं कि आज की तारीख में अगर राजस्थान में कोई संगठन है तो राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जिसकी मिसाल दूसरे राज्यों में देने लगे। अगर लॉकडाउन नहीं होता, हमने पहले भी खूब रिजल्ट लिए हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम इस 3 साल में शायद रिजल्ट बढ़िया लेके आते। कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ना संभव था और स्वाभाविक भी है। जब कोई संगठन अच्छी मजबूती के साथ काम कर रहा हो और रिजल्ट लेके आ रहा हो तो प्रत्येक कर्मचारी चाहेगा कि हमें और बढ़िया रिजल्ट मिले। कर्मचारियों की आकांक्षाएं बढ़ी और बढ़ने के साथ साथ उनको लॉकडाउन होने के कारण ऐसे महसूस होने लगा कि यार कहीं न कहीं संगठन कमजोर होता जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं और था नहीं। आज की तारीख में मैं दूसरा में देख रहा हूं, आपने 2-3 दिन में भाई साहब के प्रोग्राम के 5 दूसरे प्रोग्राम में देखे होंगे, एक भी जगह आप ये नहीं मान सकते कि हमारा संगठन कहीं भी कमजोर हो रहा। आप संगठन ने पीड़ा उठाया है 11 अगस्त को जयपुर में विद्युत भवन का घेराव। तब अपना संगठन राजनीति के लिए कुछ भी नहीं करता। हमारे संगठन की मांग नहीं होती, मजबूरियां होती है, जो करवाना है वही काम लेके जाएंगे, लेटर पैड में वही चीज लिखी जाएगी जो रियल में कर्मचारी की मजबूरी है। ना उसमें हमें राजनीति करनी होती है, ना हमारी कोई अलग से कोई स्पेशल ऐसा नहीं होता है कि उसके हम पीछे हट जाएंगे। हमारा संगठन जो मजबूरी की मांग है, जरूरत है कर्मचारी की, जरूरत के साथ साथ मजबूरी भी, जैसे कि इंटरव्यू को मेरे अच्छे से याद है 2400 ग्रेड की लड़ाई जैसे हमने जीती। लड़ाई जीतने के बाद में संगठन का सबसे बढ़िया एक मुद्दा था कि हमें अब इंटर डिस्कॉम करवाना है और संगठन को उम्मीद से विश्वास है कि इंटर डिस्कॉम संगठन करवा के रहेगा।
हमारे संगठन में इंटर की मांग को 2400 ग्रेड के बाद में प्राथमिकता दी थी पहली प्रदेश की मीटिंग में कि हमें अब किसी भी हालत में इंटर मुद्दे को सॉल्व करवाना है। और उसके बाद में स्टेप उठाने की बात की। आपने देखा होगा, आपने जैसे विज्ञापन दिए होंगे, हमने इंटर के खिलाफ ज्ञापन दिए थे, निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन दिए थे और डॉक्टर में 144 धारा कब से लगेंगे आपको शायद याद होगा। अगर संगठन कोई भी मामला उठा के डॉक्टर से प्रोग्राम करवाता है तो हम उसको हो पाते हैं जो राजस्थान नेहरू के मामले, और अगर डॉक्टर से प्रोग्राम नहीं करवा पाते हैं तो हमारे एक परेशानी होती है कि हम दूसरी जगह बैठ के राजस्थान सरकार को बात नहीं सुना पाए, कर्मचारियों को नुकसान नहीं हो और हमारे मुद्दे भी सॉल्व हो। इसलिए हमने इंतजार किया। दुर्भाग्य था महामारी आई और हमारे काम में ब्रेक लग गया। लेकिन जितनी लेटरपेड राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने जो लेटरपेड लिखवाई, एक भी ऐसा विधायक नहीं तो बिना लेटरपेड हमारे एक पदाधिकारी ने अपने अपने विधायकों से लेटरपेड लिखवा के देते। बाकी पूरे राजस्थान में जहां तक मेरे संपर्क में थे, भाई साहब के संपर्क में थे, हमने लेटरपेड लिखवाने का काम किया। रणनीति रहती है राजस्थान में जो तकनीकी कर्मचारी हमने 200 ग्रेड पे की मांग की थी। 12 साल के बाद डिस्कशन का मामला, लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इन्होंने डिस्कशन जयपुर में 2 यूनिट किया और 2 पुलिसों में 1 साल। यहाँ पे कोई भी साथी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसके 1.5 या 2 लाख रुपए का नुकसान डायरेक्ट नहीं। कई साथियों को 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। मैं बताता हूँ कैसे। जिस आदमी की लाइफ है काफी अवेल अगर चाहते हुए एक भी नहीं है तो ये आपका कुछ नहीं था बात। इस मामले में हमने कहते हैं और शायद दीपावली से पहले 12 तारीख का एक प्रोग्राम भी रखा था लोग पुलिस को अगर हम लड़ते हैं और इसमें अपने को जीत मिलने वाले। तो साथियों, मैं आपसे बात करूंगा, संगठन आपका मजबूत है और आप संगठन से